से आभार प्रकट है। और इसी कड़ी में हमारे बाराबंकी से चल करके आए हुए राष्ट्रीय वास्तुशिल्पी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई कुंवर बहादुर सिंह जी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी कड़ी में आजमगढ़ से हमारे रिश्तेदार छोटे भाई संदीप हिंदंसी जी, जो इस समय वर्तमान में लखनऊ में रहकर काम करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी साथी और खासकर छोटे भाई भी हैं। मैं उनके इस साजन का भी राष्ट्रीय वास्तुशिल्पी महासंघ की बैठक में आने के लिए साधुवाद करता हूँ। साथियों, आज हम इस राष्ट्रीय वास्तुशिल्पी महासंघ के बैनर के तले तीसरी बार लखनऊ में इस बैठक को हम संपन्न कर रहे हैं। और मैं उस बैठक में आए हुए सभी बुद्धिजीवी साथी, और इस बैठक में आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे कौशलेन मास्टर कुंवर बहादुर जी के ससुर भी आए हुए हैं। मैं इनका भी इस राष्ट्रीय वास्तुशिल्पी महासंघ की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, विस्तार से बात होती रहती है, लेकिन इस संगठन का बनाने का मेरा उद्देश्य जो है वो बड़ा साफ है। संगठन पूरे भारत में, यूं कहें उत्तर प्रदेश में तमाम संगठन बने हुए, लेकिन लोगों ने अपने नाम के आधार पर इस संगठन का निर्माण किया। लेकिन मेरा इस राष्ट्रीय वास्तुशिल्पी महासंघ को बनाने का मेरा अलग उद्देश्य था। देश में मैं तमाम प्रदेशों में मैंने जब जा करके देखा, उत्तर प्रदेशों में जा करके मैंने देखा, तो मुझे लगा कि लोगों ने हर जिले में अपने नाम का संगठन बनाया है। पश्चिम में जाकर के मैंने देखा कठेरिया के नाम से संगठन बना, धानुक के नाम से संगठन बना, और उत्तर प्रदेश के उत्तर में तमाम रारूश के नाम से बना, सरकार के नाम से बना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात अधूरी होगी जब तक हम सबको उनके साथ ले चलने की बात नहीं करें। इसलिए मैंने ऐसा नाम विचार करता रहा संगठन के माध्यम से कि क्या नाम रखा जाए कि जिसमें सभी लोग समाहित हों। तमाम विचारणीय करते हुए कई साल लगे इस संगठन को बनाने में, कम से कम 2 वर्ष इस पे नाम पे हमने विचार किया। इसके बाद हमने ऐसा नाम समाहित किया कि सबको एक साथ ले चलने की बात हो सके। इसमें हमने इसीलिए वास्तुशिल्पी का शब्द रखा। वास्तुशिल्पी का मतलब यह होता है कि पूरे भारत में जो भी समुदाय बांस से संबंधित हो, जो बांस का काम करते हैं, ऐसे लोगों का एक संगठन बने और राष्ट्रीय स्तर पे इस समुदाय की पहचान बने। इस उद्देश्य से मैंने इस राष्ट्रीय वास्तुशिल्पी महासंघ का निर्माण किया। और इसमें लगातार मैं मंथन करता रहता हूँ कि संगठन को कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ तक कि मैंने तमाम पदाधिकारी बनाए, लेकिन क्या मेरी कमी कहें या मेरे कार्यशैली की करने में कोई कमी है, जिस कारण से मैं इस संगठन को बढ़ा नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी मैं इसको अथक प्रयास से धीरे धीरे मैंने कई जिलों में पदाधिकारी बनाए
और राष्ट्रीय कमेटी का भी निर्माण हमने अपनी सूझबूझ से किया, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से राष्ट्रीय कमेटी का हम निर्माण नहीं कर पाए। कई लोगों ने सवाल किया मुझसे कि राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ का संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। साथियों, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि कोई भी संगठन अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो वो सरकार की निगाह में जाता है, लेकिन आपको मैं साफ तौर पे बता दूं, काम करने की अगर आपके पास योजना है, काम करने की अगर आपके पास शक्ति है, तो संगठन का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तमाम ऐसे देश में संगठन चल रहे हैं जिनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनका संगठन काम कर रहा है और उनका कोई भी कागज पे कोई काम नहीं। और राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं उन तमाम जातियों को एक गट्ठर बना सकूं, इकट्ठा कर सकूं, तभी हम राष्ट्रीय स्तर पर समाज की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ सकते हैं। क्योंकि यहां तक आज तक राष्ट्रीय स्तर पर या जिले स्तर पर तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, वो चाहे बसपा ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए, अभी मैंने हाल ही में समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन किया 7 तारीख को, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी के नेतृत्व में। मैंने उनको भी इस संगठन के बारे में और अपनी जाति के बारे में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष को भी मैंने बताया कि मैं इस जाति से अब आता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी बात को समझते हैं और हम आपके समाज, क्योंकि वो इलाहाबाद के हैं तो उनको इसके समाज के बारे में थोड़ा विस्तार से मालूम है, लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस समुदाय को आज तक राजनीतिक तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस नाम को जानती नहीं। लोग इस समुदाय को लुप्त मानते हैं, बांस का काम तो जानते हैं लेकिन इस समुदाय को नहीं जानते। तो इसलिए मैंने इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की सोची और इस समुदाय के लोगों को राष्ट्रीय पटल पर ले जाने के लिए और उनको सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस संगठन को हमने बनाने का बीड़ा उठाया और हमारे कुछ साथी लगातार इस संगठन पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये संगठन करीबन 2 सालों से धीमी गति पर है। धीमी गति पर इसलिए है, हमने इस संगठन को बनाने के लिए बड़ा व्यापक और निष्पक्ष अपने दिमाग को खोल करके अपने सूझबूझ से इसको एकदम निष्पक्ष और काम करने वाले लोगों को हमने पहचान करके इसमें संगठन में जोड़ने का काम हम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इस संगठन की बात को अगर नहीं समझ पाए, राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ है क्या और बांस शिल्पी समुदाय, बांस शिल्पी शब्द है क्या, इस चीज को अगर हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस बात, हमारी बात अधूरी रह जाएगी और राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ भी अधूरा रह जाएगा जब तक हम इस बांस शिल्पी शब्द को नहीं समझेंगे। और ये बात अलग है कि हम इस संगठन को विस्तार रूप से दे नहीं रहे, यह हमारी कमी कहिए या मेरी सूझबूझ कहिए। मैं इस काम को धीरे धीरे करना चाहता हूँ, गति नहीं देना चाहता हूँ। गतिशील व्यक्ति जो है वो आगे चलता तो है लेकिन आगे जाकर के वो रुक जाता है। तमाम ऐसे संगठन बने जिन्होंने सिर्फ मतलब अध्यक्ष बनना तो चाहते हैं लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। तमाम ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने सिर्फ चंदा बटोरने का काम किया लेकिन समाज की क्या स्थिति है, समाज की क्या समस्याएं, उसको आज तक राजनीतिक पटल पर कुछ नहीं रखा किसी ने। मैं साफ तौर पे कहता हूं, यहाँ जितने भी साथी मेरे कुछ बैठे होंगे, मेरी वक्तव्य को सुना होगा, मेरी बात ही दरकार समाज से स्टार्ट होती है। मैं जिस पैसे से आता हूँ समाज को मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद मुखर होकर के मंचों से बोलता हूँ, वो चाहे उसमें कोई भी
किसी भी समाज का आदमी व्यक्ता हो, लेकिन यहाँ तक कि और मंचों पे लोग अगर जाते हैं तो डर के मारे बैठे रहते हैं, वो समाज का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय महाशिल्पी महासंघ की ताकत है कि हम उस ताकत को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं और इस संगठन को हम चलाना चाहते हैं, बंद नहीं करना चाहते हैं। भले ये धीमी गति से चले, मगर इस संगठन को हम जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि ये समुदाय अभी तक जमीनी स्तर पर मुख्य पटलों पर नहीं है। लेकिन मैं राष्ट्रीय महाशिल्पी महासंघ को इतना मजबूत करना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक पार्टी के लोग, हमारे समाज के लोगों को हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की बात करें। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के दलों ने हमारे समाज को हे दृष्टि से देखा। हमारे समाज के लोगों को सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिति में उनको मजबूती देने का काम नहीं कर रहा। लेकिन राष्ट्रीय महाशिल्पी महासंघ उनको आईना दिखाने का काम करेगा। जब हम एकत्रित हो जाएंगे, गठर बन जाएंगे, तो उनको भी हम आईना दिखाने का काम करेंगे, का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए मैं लोगों से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय महाशिल्पी महासंघ से जुड़े। अगर मेरे नेतृत्व में अगर कोई कमी हो तो मैं इस नेतृत्व को छोड़ना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहता हूं कि इस कारवां को, इस राष्ट्रीय महाशिल्पी महासंघ को मेरे से अच्छा और मेरे से बेहतर चलने वाला कोई व्यक्ति हो, वो इसे स्वेच्छा से चलाए और इसको निस्वार्थ भाव से, कोई इसमें वो ना किसी प्रकार की दुविधा नहीं, और इसमें सबको जोड़ने की बात जो करता हो वो राष्ट्रीय महाशिल्पी महासंघ में जुड़े और साथ में चलने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः आए हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय विज्ञान। और मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार बंसल है और मूल जात से धरकार हूँ, सुल्तानपुर ज़िले का हूँ और 2004 बैच का विशेष बीटीसी सिलेक्टेड हूँ। इस समय एक कंपोजिट विद्यालय है, कक्षा 1 से 8 तक, उसी में प्रभारी हूँ इस समय। राष्ट्रीय महाशिल्पी महासंघ बहुत ही दूरदृष्टि से रखा हुआ संगठन का नाम है, जो बहुत ही अच्छा है। और इसकी जो विचारधारा है, इसमें बहुत सी जो समाज की जो जातियां हैं उनको समाहित करने का प्रयास माननीय संतोष धरकार जी ने किया है। ये बहुत बड़ी संकल्पना है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, जब मेरे समझ में बात आती है कि जब तक आप अपने, जैसे जिस जिले में डोम है, जिस जिले में धरकार है, जिस जिले में धानुक है, जिस जिले में बसोड़ है, जिस जिले में बांसफोर है, मतलब जो भी टाइटल है समाज की मूल टाइटल, बाकी जो नाम लिखने का सम्मान लेने वाली टाइटल अलग है। मैं भी बंसल लिखता हूँ तो वो तो सम्मान लेने वाली टाइटल हो गई, लेकिन असली क्या है, धरकार है। तो कहने का असर ये है कि एक चीज होना बहुत अनिवार्य है। जिसके पास 4 बच्चे हैं और आपका पड़ोसी फोन करे, आपकी वाइफ कह दे जिसके 4 बच्चे हैं उसके घर में फोन ना हो, अब पड़ोसी फोन करे कि आपका बच्चा बीमार है, उसको बुखार बहुत तेज है, और जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमारे 4 बच्चों में किसको बुखार है तो कौन सी व्यवस्था बनाएंगे, किसके लिए दवा लाएंगे आप, सबकी उम्र अलग अलग है। तो सबसे पहला जरूरी ये है कि आप जिस मूल जाति से जो निवास मतलब संबंध रखते हैं उसका सर्वे आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे कुंवर बहादुर जी बाराबंकी से हैं और अगर वो जिससे भी हैं, अगर डोम से हैं तो डोम का सर्वे पूरे जिले का एक घर का होना चाहिए। सच चिपका दीजिए, एक घर का सर्वे होना चाहिए।
और हर घर का कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल नंबर जितने उनके घर में चलते हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। ऐसे कहना कि 400-500 घर होंगे, ऐसे कहना 200-300 घर होंगे। अरे सच्चाई ये है कि आप जिस गांव में निवास करते हैं, आप अपने पड़ोस वाले गांव में कौन सी औरत विधवा हुई है तो पेंशन पाती है कि नहीं पाती आप नहीं बता सकते। कौन सी पढ़ाई कौन सा बच्चा किया है ये आप नहीं बता सकते। तो भैया वो कागज जरा सा दे दीजिए हमें 1 सेकंड के लिए, जो भी आप लोगों ने एक पन्ना लिया है उसका, या मैं ऐसे 1 सेकंड रुक जाइए। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी संगठन को चलाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप जरूरत पड़ने पे सबको जोड़ सकें। आपने इनको फ़ोन कर दिया, आप 10-20 घर को बुला लीजिएगा और उन्होंने उनको कर दिया और सब 2 घर भी नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, खास रिश्तेदारों छोड़ किसी को फ़ोन नंबर नहीं है, किसको संपर्क करेंगे। ये आपके समक्ष ये रजिस्टर मैंने बनाया है एक तहसील का। सुल्तानपुर में 5 तहसीलें हैं, उसमें एक तहसील लंबुआ है। लंबुआ तहसील में एक भी घर धरकार नहीं बचा है। नारा, खोरा, गांव, जंगल कहीं भी होगा अगर एक घर है तो उसका सर्वे इसमें मेरे इस रजिस्टर में है। और सही बता रहा हूँ, आप अपने पड़ोसी घर की सारी बात नहीं बता सकते, कुछ आपके पास हकीकत होनी चाहिए ना। इसमें क्या क्या है बता दूं। नाम है, पिता का नाम है, उम्र है, शैक्षिक योग्यता है, गांव है, पोस्ट है, ब्लॉक है, थाना है, जिला है, तहसील है, पिन कोड है, मकान कच्चा है कि पक्का है कि छप्पर है, व्यवसाय पैतृक करता है कि कौन सा धंधा करके घर पाल रहा है, वो कौन सा धंधा करके वो अपना परिवार की रोटी चला रहा है। अभी आप पड़ोसी गांव को सबका नहीं बता पाएंगे, फिर वही बात मुझे गोल गोल घुमा के छोड़ दे, अरे सब जियत खाता है, कुछ तो करते हैं, फिर वो उत्तर नहीं होना चाहिए ना। हमारे पास इसमें है कि पैतृक, अशोक कुमार है पैतृक काम करते हैं, अविनाश चंद्र है सूरत में पानी पूरी का बिजनेस करते हैं, ये आदित्य हैं अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं, ये बिमला देवी हैं, ये औरत है लेकिन मजदूरी करती हैं, इनके घर कमा के रोटी खिलाने वाला नहीं है, ये रोज जो है ये मनरेगा में जाती हैं या तो किसी के यहाँ ईंटा गारा पदार्थ करती हैं, किसी के यहाँ गेहूँ पचोड़ती हैं, किसी के यहाँ कुछ भी करती हैं जाके। इस तरह से हमारे पास इसमें पूरा। उसके बाद बिरादरी में किसके पास कितनी भूमि है, किसी के पास भूमिहीन लिखा हुआ है सिंह, किसी के पास 1.5 बिस्वा लिखा हुआ है, किसी के पास 5 बिस्वा लिखा हुआ है, किसी के 3 बिस्वा लिखा हुआ है। एक ब्लॉक में हमने निकाला है पूरे ब्लॉकवा मिला करके 34 बीघा कुछ बिस्सा कुछ धूड़ जमीन है, पूरी बिरादरी मिला के, और उसमें से 78 घरों में से 50% से ज़्यादा लगभग 80% 70% भूमिहीन है, 70%। लेकिन मैं नाम बताऊंगा कि इस गांव का ये व्यक्ति भूमिहीन है, इसका परिवार भूमिहीन है, बट इसके लिए मैंने सर्वे किया है, मेहनत किया है, एक घर नहीं बचा। अभी मैं 4 तारीख को मैंने अंतिम सर्वे किया है, क्योंकि 11 तारीख को बिरादरी का सम्मेलन था गाजीपुर में, और मुझे इसका जो है इसका सारांश पेश करना था, निकल के क्या आ रहा है। तो इसके लिए मैंने 4 तारीख को सुबह 5 बजे घर छोड़ा हूँ, रात में 10 बजे आया हूँ, और कम से कम उस दिन 144 किलोमीटर गाड़ी मेरी मोटरसाइकिल से निकली। ना तो किसी से कोई पैसा लेता हूँ, ना कोई चंदा लेता हूँ, ना मोटरसाइकिल का पेट्रोल लेता हूँ, कुछ नहीं मांगता। हाँ, लोगों को एक तसल्ली बहुत, जब मैं सर्वे करता हूँ तो अपने दरवाजे बैठा के बड़े प्यार से गुड़ पानी बिस्कुट खिलाते हैं, और बड़े प्यार से वो कहते हैं कि यार ऐसा काम आप कर रहे हो, लोग अपने परिवार के लिए मन से नहीं काम करते हैं, आप तो बिरादरी लेने के लिए हो। तो कम से कम ये सुन के तसल्ली हो जाती है कि जो पैसा गया, जो समय गया, जो मेहनत गई, जो थकान लगी, कुछ मायने नहीं रहता इसका। तो बाकी 4 तहसीलों में इसमें यह भी है, अगर विधवा है तो पेंशन पा रही है कि नहीं पा रही है, वृद्ध है तो पेंशन पा रहा है कि नहीं पा रहा है, महिला है तो पा रही है कि नहीं पा रही है, कक्षा 5 कितने मेल फीमेल पास हैं, कक्षा 8 कितने मेल फीमेल पास हैं, कक्षा 10 कितने मेल फीमेल पास हैं, कक्षा 12 और ग्रेजुएशन कितने लोगों ने किया है, कौन कौन सी नौकरी कर रहा है, कौन कौन सा है।
हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बाल काटने का काम करते हैं। कितने धरकार बिरादरी के हैं जो जाल बांधते हैं, जो मकान बनता है जाके। ठीक है, रोटी कमाने के लिए, बच्चों पालने के लिए दूसरे को सीखा उन्होंने, कोई गलत काम नहीं किया है। कितने लोग हैं जो बांस का धंधा करते हैं। तो कहने का सही है, कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड पात्र है लेकिन बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है तो उनका बनवाने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है ना, भूमि की व्यवस्था, पट्टे की व्यवस्था जहां से होती है वो करवाने का प्रयास करूंगा। जिनके पास बिल्डिंग नहीं, घर नहीं होगा, उनके घर की व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले लोकल, जब जिस दिन मेरे पास सर्वे पूरा हो जाएगा, विधायक सांसद का जब इलेक्शन आएगा, तो मैं कम से कम भाजपा, बसपा, सपा के तीन उम्मीदवारों से मिलूंगा। कहूंगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में हमारे इतने धरकार लोगों के इतने वोटर हैं, इनका मैं मुखिया हूँ, इनका वोट मैं दिलाऊंगा आपको। लेकिन आप बताइए कि जिस दिन आप जब आप जीत के आएंगे तो मेरे केवल एक बात बताइए मुझे, इस सरकार के लिए क्या करोगे? बाराबंकी के डोम के लिए क्या करोगे आप बताओ मुझे? धानु के लिए क्या करोगे? सिर्फ धानु के लिए आप क्या करोगे बताओ मुझे? तो मैं हाँ करवाऊंगा, कुछ वादे करवाऊंगा, जब अगला जीतेगा तो कुछ तो करेगा ना। तो जितनी चीजें मैंने कहा, ये सारी चीजें मैं बिरादरी के लिए, मुझे एक बात और लगती है संतोष जी, मुझे लगता है कि दुनिया में स्वार्थी हर कोई है। अब आप ये कहिए कि स्वार्थ से हट के कोई काम होगा, मुश्किल है होना। इसलिए सबसे पहले अपनी बिरादरी के लोगों का स्वार्थ भी पूरा करना है साथ साथ, तब लोग ज्यादा जुड़ेंगे वो। ठीक है, अब ये मानते हैं कि जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा छोड़ देंगे, हम दुनिया लेके नहीं आए हैं भाई, हम लेके जाएंगे भी नहीं। हमें जो तरीके समझ में आ रहे उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको कुछ समझ में आता है उसका भी करिए। ठीक है, जो विधवा होगी, ना उसका परिवार सुन रहा है, ना मोहल्ला सुन रहा है, ना प्रधान सुन रहा है, ना उसका मायका सुन रहा है, ना ससुराल सुन रहा है, कौशलेंद्र बंसल सुनेंगे ना, उसको कर देंगे तो कभी जहाँ बुलाएंगे आएगी कि नहीं आएगी? विधवा होगी पेंशन बनवा देंगे, आएगी कि नहीं है? लड़की की शादी होगी अनुदान दिला देंगे, आएगी कि नहीं आएगी? वो ठीक है, 110 को दिलाएंगे, 5 नहीं आएंगे, 5 आएंगे। हम कहेंगे 0 तो नहीं होता हमारे कहने के। निस्वार्थ भाव से काम हमेशा करना पड़ेगा। तो इसमें स्वार्थ अगर हमारा अपना स्वार्थ नहीं है, हम लोगों का स्वार्थ पूरा करेंगे, ये मेरे कहने का आशय है। जो हमारे, क्योंकि वो लोग अभी जरूरतमंद है, उनको बहुत चीजों की जरूरत है। बैठो। तो इन चीजों को भी जैसे बताया नहीं कि हर चीज पे काम करना है। पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था कराएंगे। हाँ, किसी ऐसे विवादित मुद्दे को, जैसे मान लीजिए कोई झगड़ा बवाल होता है तो उसमें समझौते कराने की कोशिश है। विपक्षी से विरोध दूसरी जात से होता है तो हम उसमें अपने का सहयोग करेंगे, लेकिन अपने में होगा तो हम मिल बैठ के मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। उसमें ये नहीं कि एक तरफ से लड़ जाए दूसरे वाले दुश्मन हो जाए, फिर वो काम हम तो नहीं करेंगे। जिसको करना अपने हिसाब से ये सब आता है वो करे। तो बिरादरी लड़ेंगे तो बिरादरी के कोई भी झगड़े में किसी भी पदाधिकारी को नहीं पड़ना है, हाँ, वो अपने स्तर से संभाले। तो ये सर्वे मैंने कुंवर बहादुर से किया है, इसकी पूरी रिकॉर्ड मेरे पास है। इसमें 168 पुरुष मिले हैं मुझे, कुल 78 घर एक तहसील में मिले हैं, 168 पुरुष मिले हैं, 152 महिलाएं, मतलब जन्म लिए हुई बच्चे से लेके बुढ़िया तक, जन्म लिए हुए बेटे से लेके बुढ़े तक, मतलब सबका गणना मैंने किया है। इसमें एक लड़की मिली है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो सुल्तानपुर में जॉब करती है। वो कंप्यूटर प्राइवेट ही लाइन में करती है, लेकिन पढ़ाई तभी तो कर रही है। कुछ ऐसी ब्यूटी पार्लर खोल के काम कर रही है। तो हमें जब उनमें पता चलेगा कि वो पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, अगर दिल्ली बम्बई में कमाना चाहेंगे तो वहाँ उनको नौकरी प्राइवेट दिलवाई जाएगी। सरकारी लायक हैं तो उनको सरकारी के लिए रास्ता दिया जाएगा। ऐसी बड़ी पढ़ाई कराई जाएगी, बीटेक कराया जाएगा, डीएलएड कराया जाएगा और बीएड कराया जाएगा, जिसमें रिम्बर्समेंट सरकार देती है, पैसा वापस करती है, उन पढ़ाई का रास्ता खोला जाएगा। जिनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कमेटी, जिले स्तर पर कमेटी बनाएंगे, तहसील स्तर पर कमेटी बनाएंगे और यहाँ तक कि न्याय पंचायत स्तर पर कमेटी बनाएंगे। सब एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे। अपनी समस्या आए तो उस कमेटी को बताएं, कमेटी उसको सॉल्व करेगी। IAS PCS तक बनाने का ख्वाब है। इसमें टीचर, लेखपाल, कानून को सेक्रेटरी, जो भी पद होते हैं रेवेन्यू के, उन सारे पदों पे ले जाने का रास्ता किया जाएगा। बच्चा अगर इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, उसके गार्जियन को नहीं पता, बच्चे को नहीं पता, हम बताएंगे। 60 के रहेंगे कितने लोगों को इस बार ये CGL फॉर्म भरवा ही देना है, परीक्षा बैठवाएंगे, उनको बताएंगे, उनको किताब मुहैया कराई जाएगी, उनको नजदीकी कोचिंग कराई जाएगी और वो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। अगर आप ढंग से मन लगाओगे तो ठीक है, मानते हैं 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता है, 25-30% आएगा, 40% रिजल्ट आएगा तो भी कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। बट ये है कि काम चलाओ सोच छोड़नी पड़ेगी।
काम चलाऊ सोच से हटना पड़ेगा आपको। एकदम जैसे डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम तो इस सोच के साथ काम कर रहे हैं और सुल्तानपुर में मुझे करना है। अगर मेरा जीवन रहा, मेरा स्वास्थ्य रहा, तो परिवार में बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं। अभी मेरी बेटी, छोटी बेटी सीबीएसई बोर्ड से 89%, 1% कम 90% लाई है। मैंने ग्रुप में डाला भी था बिरादरी में, तो 89% लेके आई है। तो बच्चे मेरे 3 हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे हैं पढ़ने लिखने में। जो उनकी किस्मत में होगा, जो उनकी मेहनत होगी, वो प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारा पढ़ाने लिखाने का अवसर देने का काम है। हम हाथ पकड़ के ज़िंदगी पर नहीं चलेंगे, उनको नौकरी खरीद के हम नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि जो कर रहे हैं उसमें सब खर्च भी हो जा रहा है हमारा। तो हम ये सबसे पहले एक आह्वान जरूर करेंगे, जिस बिरादरी के प्रतिनिधि आप बन करके यहाँ आए हैं, उसका सर्वे आपके जिले भर का पूरा होना चाहिए। ये पन्ना वहाँ रखा हुआ, उसका फोटो स्टेट ले लीजिए। अगर इसमें कोई एक आध दो टॉप पॉइंट और आप लाना चाहते हैं, आप हमसे भी ज़्यादा दिमागदार हो सकते हैं। हम कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें आयुष्मान भी डालना चाहिए, इसमें कुछ और चीज़ें तो आप ही डाल लीजिए उसको ना। कोई विवाह योग्य हो गई तो जो कन्या विवाह होता है उसका अनुदान मिलता है, उसका भी लिस्ट बना लीजिए। उम्र हुई है तो शादी के बाद इसको अनुदान दिलाना है, अनुदान दिलाने वाली एक कॉलम बना लीजिए आप, ठीक है। कहीं से 30-35 हज़ार रुपये मिलेगा, उस परिवार का कुछ अलग भला होगा ना, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए आप। लेकिन ये है कि फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करिए, जिसकी जो ज़रूरत है, तो वो आदमी आपसे ज़्यादा जुड़ेगा। आप सच्चा में थोड़ा योग्यता भी आपके अंदर है, आपके अंदर दर्द भी है समाज के प्रति, तो ठीक है, आप उसी को अपना पुरस्कार मानिए ना। कोई एक बार कह दिया, इतने कह दे कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी को पुरस्कार मान लीजिए आप, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोगों को नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, वेतन भोगी है, परिवार स्टैंडर्ड सब कुछ बना हुआ है, तो थोड़ा तन खर्च करें, थोड़ा मन खर्च करें, थोड़ा धन भी खर्च करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा भी परिवर्तन समाज में बिरादरी में कर ले गए, तो भी बहुत बड़ा असर आएगा उसका। तो चूँकि मेरे घर में आज एट होम है, मेरा जाना बहुत अनिवार्य है। केवल इसी का के लिए आया था कि मुझे इस बैनर को सम्मान देना था, और उससे ज़्यादा सम्मान मैं संतोष धनखड़ जी को देना चाहता हूँ कि एक ऐसा बंदा मुझे जीवन में मिला जिसने धनखड़ शब्द को एकदम खुलेआम कहा। लोग कितना छिपाते थे, डरते थे। अच्छा, उसके बाद मैं भी पहले इतना नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं भी बहुत डायरेक्ट बोलने लगा हूँ, क्योंकि मैंने इनको देखा कि हर मंच से बोलते हैं, हर जगह खुलेआम बोलते हैं। कहीं नाम लेना होता तो पहले नाम के साथ सीधे धनखड़ निकल के ही आता है। तो एक चीज़ और है, तमाम लोग ये कह रहे हैं, अभी पश्चिम में चले जाएंगे, वहाँ लोगों के नाम के सामने बोर्ड में लिखा हुआ, मुजफ्फरनगर में बोर्ड में लिखा हुआ है, मेरठ में बोर्ड में लिखा हुआ है, और कौन सा जिला है वो, सहारनपुर में बोर्ड में लिखा हुआ है द रॉयल चमार। द रॉयल चमार लिखा तो रॉयल धरकार लिख सकते हैं, द रॉयल डोम लिख सकते हैं अपने घर के सामने। हम महसूस करते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, हम महसूस करेंगे कि हम सम्मान से जीते हैं, महसूस करेंगे कि हम अपने दम पे जीते हैं, खाते हैं, अपना सम्मान हम खुद महसूस करेंगे। हमें एक व्यक्ति ने, आपसे वैसे भी मैं बताऊं, अपनी जात को लेकर के कह देता हूँ, मुझे नीचे को मैं मानता नहीं हूँ, और कोई कहता है तो मैं कहता हूँ यार धरकार जात जो है वो बांस का धंधा करती है, बांस में से कोई बदबू निकलती, मवाद निकलती, सड़ा हुआ गंदा खून निकलता है। तो बांस से कोई काम करे तो गंदा कैसे हो सकता है? वो तो पेड़ है, तो आम का पेड़ गंदा नहीं है तो बांस का पेड़ गंदा कैसे हो सकता है? महुआ गंदा नहीं है तो बांस कैसे गंदा हो सकता है? उससे काम करने वाला कोई ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है? वो उसका व्यवसाय है। गरीब हो सकता है, गंदा नहीं हो सकता, गरीब हो सकता है लेकिन गंदा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक आध दूसरे स्टाफ में ब्राह्मण है, तो उनसे भी कभी कभी इस तरह की बातें होती हैं, बड़ी बातें बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ जातिवाद की बात होती है तो एक आध मिश्रा है, मैंने उनसे वो कभी बात में आती है तो वो कहती है, अरे जैसे आंगनबाड़ी में है तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, महिला है, महिला को करेंगे कि जातिवाद फैलाने के चक्कर में। तो हमने कहा देखो एक बात सुनो, पहले जातिवाद, ऊंचा नीचा, ये सब मानने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। आप कहते हो कि हम नीचे हैं, हम कहते हैं आप नीचे हो, आप मिश्रा हो लेकिन नीचे हो, हम आपको नीच मानते हैं। अगर आपको लगता है आप बहुत ऊंचे हो तो लाओ एक गिलास पानी हमको पिलाओ। नहीं पीऊंगा मैं आपके हाथ का पानी, आपके हाथ का पानी मैं नहीं पीऊंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके हाथ का नहीं पीऊंगा, किसी दूसरे के हाथ का पीऊंगे। लेकिन अगर आप ऊंच नीच की बात करते हो तो आप मुझे नीचा मानते हो, मैं आपको मानता हूँ, ये सिर्फ हम मानने मनाने की बात रह गई है। आपको जरूरी नहीं कि आप जैसा सोचते हो हम उसको माने, अपने जीवन में उस बात को फॉलो करें। ये मानना मेरे कोई मेरे लिए जबरदस्ती नहीं है। तो फिलहाल वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और
समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पूरा जाना चाहूँगा। लेकिन इतना जरूर है कि सभी लोग अपने जिले के जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, धरकार का कर रहे हो धरकार का पूरे जिले का सर्वे करो, डोम का कर रहे हो डोम का पूरे जिले का सर्वे करो, धानु का करो धानु का करो। एक पन्ना रखा हुआ उसका फोटो कॉपी खींच के डाल देंगे, जो पॉइंट्स आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, घर घर बार बार नहीं जाना है। हाँ इतना जरूर, जिस घर में जाओ जितने मोबाइल चलते हो सारे रखो। आपने एक आइडिया दिया, प्रधान का भी नंबर रखो, प्रधान का भी नंबर आप लेकर के रखिए, वर्तमान प्रधान का, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी उनके संपर्क में आने की। तो बहुत ज़्यादा ना करके अपनी बात